हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग पद्य पढ़ रहे थे। पद्य में आपका जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं चल रही थी। उसमें ही आज हम लोग पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। फर्स्ट हम लोगों ने जो है आपका गरसाद तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, मिस्र बंधु, इनको अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हो। और अच्छे से उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकता है आपका एक वीडियो में ना हो, क्योंकि थोड़ा सा इनके बारे में तथ्य ज्यादा है, तो सभी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसको दो वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ भी ताकि इनके बारे में ना छूटे, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी पहले टॉपिक डाल लेते हैं। पांचवा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। इनकी रचना क्या थी? ठीक है, इनकी रचना की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुई? तो जो है 1929 में ये प्रकाशित हुई। ठीक है। प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रकाशन वर्ष, तो सभी के प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगर बात करें तो मिस्र बंधु विनोद की अगर प्रकाशन वर्ष 4 भागों में हुआ था। ठीक है। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था, और जो चतुर्थ भाग का प्रकाशन था वो 1934 में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास। रचना क्या है इनकी? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन यहाँ पे लिखेंगे 1929। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन संस्था। प्रकाशक संस्था कौन सी थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा होती थी। ठीक है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा काशी। और इसकी पद्धति भी लिखिएगा कि पद्धति कौन सी थी। पद्धतियों में आपने पढ़ा था सभी, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे? ठीक है, पूछा जाता विधेयवादी पद्धति के अगर जनक कौन थे तो जो है आपके तेन थे। ठीक है, विधेयवादी पद्धति के जनक तेन है। और जो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी गई किस पद्धति पे थी? तो विधेयवादी पद्धति पे थी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1929। प्रकाशक संस्था क्या है आपका? नागरी प्रचारणी सभा काशी। काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट्स और लिखिएगा, इसमें 997 रचनाकारों के बारे में, रचनाकारों का परिचय है। रचनाकारों का परिचय है। ठीक है, 997 रचनाकारों का परिचय है। लगभग आप इन्हें 1000 कह सकते हो। ठीक है, लगभग 1000, जो कि आपके गरसाद तासी ने अगर इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी में आपका 738 रचनाकारों के बारे में बताया था। ठीक है। और अगर वहीं पर आपके जो है शिव सिंह सेंगर की बात करें कि शिव सिंह सरोज में कितने थे, तो आपके 1003 लगभग कवियों के बारे में लिखा गया था। ठीक है। और जो आपके मिस्र बंधु विनोद में आपके 4591 रचनाकारों के बारे में लिखा गया था, तो सबसे ज्यादा आपके मिस्र बंधु विनोद में है। और
आगे देखते हैं इसमें आपका, तो इतने पॉइंट्स इनके बारे में याद रखिएगा। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929, प्रकाशक संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी, और पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति। तो प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आपके आते जरूर हैं इससे, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य। यहाँ इनकी देखते हैं विशेष तथ्य के बारे में। विशेष तथ्य, ठीक है। आपका यह जो इतिहास ग्रंथ था, तो ये इतिहास ग्रंथ को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले लिखा गया था, ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है आपका 1928 में आपका लिखा था, ठीक है। हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। कब लिखा था, 1928 में। लेकिन इसका जो मतलब बहुत ज्यादा ये विस्तृत हो जाने के कारण, इसकी भूमिका बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाने के कारण इसका नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित करवाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें लिखकर, यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है। यह इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका को हिंदी शब्द सागर की भूमिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास, ये जरूर याद रखिएगा। ये इनका पूर्व नाम पूछा जाता है कि पूर्व नाम क्या था, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का पूर्व नाम पूछा जाता है, तो आप बताओगे हिंदी साहित्य का विकास। तो भूमिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से नाम से 1928 ईसा में लिखा, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 में लिखा। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईसा में आपका लिखा था। इसकी भूमिका विशाल और विस्तृत हो जाने के कारण फिर इसे जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित करवाया गया। आगे भी लिखेंगे इसमें, इसकी भूमिका
भूमिका विशाल या विस्तृत हो जाने के कारण इसकी भूमिका विशाल या विस्तृत हो जाने के कारण विशाल या विस्तृत हो जाने के कारण इसे इसकी भूमिका विशाल या विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही 1929 ईसा में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है, 1929 ईसा में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। तो ये था इसका पूरा इतिहास की कैसे लिखा गया आपका। तो इसमें जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका पूर्व नाम पूछा जाता है तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और 1928 में लिखा गया। और इसकी भूमिका विशाल जब बहुत ज्यादा विशाल और विस्तृत हो गई तो इसका नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, इसके प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष आपका पूछा जाता है। तो 1929 में ही हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। और इसके पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम था इसका आपका, जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में लिखा गया था। आगे इसमें देखें आपका विशेष तथ्य में ही देखेंगे। दूसरा देखें इसमें आपका इसका जो संशोधित और परिवर्धित जो संस्करण आया आपका 1940 में किया गया। ठीक है, इसी पॉइंट्स को लिखेंगे। इसका संशोधित और परिवर्धित इसका संस्करण इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 ईसा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसका संशोधित और परिवर्धित अगर संस्करण पूछा जाता है, संशोधित और परिवर्धित संस्करण तो कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। लिखा कब गया था? 1929 में। प्रकाशित कब हुआ? आपका जो संशोधित करके प्रकाशित कब किया गया? तो 1940 में। ठीक है, ये जो है आपका याद रखिएगा इनको, सन को। और अगर इसमें हम तीसरा पॉइंट्स लिखें तो इसमें जो प्रकाशन आपका इससे पहले जो मिश्र बंधुओं में आपका ग्रियर्सन ने संख्या के आधार पर प्रकाशित किया था, तो यहाँ पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संख्या के आधार पर न करके उन्हें ज्यादा साहित्यिक महत्व पर प्रकाश नंबर रखा गया था। ठीक है, ज्यादा साहित्यिक महत्व के आधार पर उनको रखा था। देखते हैं इस इतिहास ग्रंथ में इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की
इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर क्या किया था? संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों का ही ध्यान रखा गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब संख्या के आधार पर ना करके उनको जिसका साहित्यिक महत्व ज्यादा था, ठीक है, उनको उसके आधार पर ही रखा गया था। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं कि इनको संख्या के आधार पर न रख के साहित्यिक महत्व के आधार पर रखा गया था। किसमें? आपके हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। ठीक है, आगे इसमें चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट देखें इसमें रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था इसको ही सही अर्थों में प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रामचंद्र इतिहास ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को ही सही अर्थों में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि इसका जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण था तो कब हुआ था? 1940 में। और इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों का ही ध्यान रखा गया था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का आपका पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना गया था। ठीक है, पांचवा इसमें पॉइंट्स देखें तो कवियों का जो निरूपण किया जाता था तो समालोचनात्मक पद्धति अपनाई जाती थी। ठीक है, पांचवा, कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई। ठीक है, कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। आगे छठवां पॉइंट देखिए इसमें, कवियों या लेखकों की
कवियों या लेखकों की जो रचना शैली होती थी, लेखकों की रचना शैली कैसी होती थी? वैज्ञानिक कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया। ठीक है, कवियों जो लेखकों की जो रचना शैली थी उसका जो है इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है। 7वां पॉइंट देखें इसमें आपका, ठीक है, कवियों के जो निरूपण होते थे, निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई जाती थी और कवियों लेखकों की जो रचना शैली था उसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया था। जो इन्होंने काल विभाजन किया था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो चार भागों में किया था। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक है, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऊपर लिखते हैं। सातवां, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को चार युगों में बांटा है। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम था उसको कितने युगों में बांटा है? 4 युगों में बांटा है। और नाम देखते हैं। आदिकाल को, पहला आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। ठीक है, वीरगाथा काल। दूसरा जो इन्होंने दिया है पूर्व मध्यकाल की बात करें तो क्या दिया है? भक्ति काल। ठीक है, और तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को आपका रीतिकाल। मध्यकाल को क्या कहा था? तो रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था। 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ठीक है, गद्य काल किसने कहा था आधुनिक काल को? तो आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ठीक है, तो ये आप इनके याद रखिएगा कि इन्होंने क्या क्या कहा था। और इसमें अगर देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो प्रथम कवि माना था हिंदी साहित्य का, जो प्रथम कवि मुंज या भोज को माना था। ठीक है, और मुंज या भोज को माना था। अगर यही बात कहें कि शिव सिंह सेंगर ने किसे माना था, तो आपका पुष्य या पुंड्र को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? तो मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना था। यहाँ पर दोहरा नामकरण का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट्स और लिख लेते हैं इसमें।
7 हो गए आपके। 8वां देखे तो युगों का जो था वो दोहरा नामकरण किया गया था। ठीक है, युगों का दोहरा नामकरण, युगों का दोहरा नामकरण। और देखिए तो आपका मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि युगों का दोहरा नामकरण किया गया था। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। और युगों का दोहरा नामकरण भी किया है इन्होंने। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक पॉइंट और देखते हैं, 10वां आपका, प्रत्येक युग एवं रचनाकार की जो प्रवृत्तियां था उसका विश्लेषण भी किया था इन्होंने। प्रत्येक युग एवं रचनाकार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण। ठीक है, प्रत्येक युग एवं रचनाकारों की जो प्रवृत्तियां थी उसका विश्लेषण भी किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं कि इन्होंने किस आधार पर अपनी रचना किया, क्या आधार था, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों ने किया उसको थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका जो है इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1929, और इसकी प्रकाशक संस्था पूछी जाए तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से। और इसकी पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति। तो प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिए 1929 में। ठीक है, और इसका जो संशोधित किया गया कि कब संशोधन किया गया इसमें, तो 1940 आपका संशोधित था। पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसको ही रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आपका हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 में लिखा। ठीक है, 1928 में इन्होंने लिखा। उसके बाद जब ये विस्तृत और विशाल हो जाने के कारण जो है इसे इन्होंने दूसरा आपका नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स थे। और बाकी इनके बारे में 4 युगों में इन्होंने बांटा है। कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। ठीक है, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आपके गद्यकाल। युगों का दोहरा नामकरण किया। और अगर प्रथम कवि पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है इन्होंने, तो मुंजे या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, वहीं शिव सिंह सेंगर ने आपका जो है किसे माना है, पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंजे या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और प्रत्येक युग रचनाकार की जो प्रवृत्तियां थे उसका विश्लेषण किया है। और आपके ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आज हम लोगों ने इतना इनके बारे में पढ़ा है, आपका आधा हुआ है लगभग, और आधा हम इसमें पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।